नमस्कार। आपका अखबार के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई की किताब के माध्यम से एक और बड़े मुद्दे पर बात करूंगा। देखिए, इस देश में ऐसा एक वर्ग है, ऐसी एक टोली है, ऐसा एक समूह है जिस पर इस बात से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि वो सत्ता में है या सत्ता से बाहर है। वो अपने काम में लगा रहता है। और काम क्या है कि किसी तरह सिस्टम में जहाँ भी जिस स्तर पर भी ईमानदार लोग हैं उन पर नकेल कस के रखो। अगर वो आपके मुताबिक चलें तो ठीक है, ज़रा भी अगर वो ईमानदारी के रास्ते पर अपने सिद्धांत से समझौता करने के लिए तैयार नहीं हैं तो फिर उनकी प्रतिष्ठा पर हमला करो। जो चीज़ उनको सबसे ज़्यादा प्रिय होती है वो है अपनी इज्जत, वो है बरसों दशकों से उस फील्ड में काम करने के बाद कमाया हुआ नाम। वो प्रतिष्ठा दांव पर लगे ये कोई ईमानदार आदमी चाहता नहीं। और होता यही है कि जब उस पर हमला होता है तो अक्सर लोग लड़ने की बजाय चुपचाप पीछे हट जाना पसंद करते हैं। और इन लोगों को ऐसे ही लोगों की तलाश रहती है, इन लोगों को ऐसे ही मौक़ों की तलाश रहती है। आपको याद होगा, मनमोहन सिंह की सरकार थी, प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। उस समय आर्मी चीफ थे, थल सेना के अध्यक्ष थे जनरल वीके सिंह। सेना के सौदों में बिचौलियों को हटाने के मामले में उन्होंने बड़े कदम उठाए और उनको पता था कि इस मामले में सबसे ज़्यादा जो भूमिका होती है अक्सर रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर या अक्सर रिटायर्ड जो है सेना के अधिकारी, वो एक किसी न किसी कंपनी के जो है वो बोर्ड पर चले जाते हैं या उसके साथ जुड़ जाते हैं और इन रक्षा सौदों में उनकी बड़ी भूमिका होती है। जनरल वीके सिंह ने इसको रोकने की पूरी कोशिश की। उनको उनके दफ्तर में आकर रिश्वत देने की भी पेशकश हुई, धमकाने की भी पेशकश हुई, वो नहीं झुके। उसके बाद उनके खिलाफ एक खबर छपी, एक बड़े अखबार में खबर छपवाई गई कि वो सरकार के विरुद्ध जो है वो बगावत करने वाले थे, विद्रोह करने वाले थे, आर्मी कू होने वाला था भारत में। और वो पूरी खबर बेबुनियाद थी। उसके बाद उनके साथ क्या हुआ, किस तरह से उनके मामले को उठाया गया, उनके उम्र के मामले को सुप्रीम कोर्ट मामला गया। आखिर में बड़ा विचित्र सा फैसला उनकी उम्र के मामले में सुप्रीम कोर्ट का था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ये कह रहा है कि आपकी दो जो है डेट ऑफ बर्थ हैं, दोनों के साथ रहिए। सर्विस के लिए आपकी डेट ऑफ बर्थ ये होगी, आपके पासपोर्ट के लिए, आधार के लिए, बाकी डॉक्यूमेंट्स के लिए ये होगी। कभी आपने ऐसा सुना है? सुप्रीम कोर्ट को तय करना था कि उनकी डेट ऑफ बर्थ के मामले में कौन सी सही है, कौन सी गलत है। और उसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। उनके पिता भी फौज में थे, उनका जन्म आर्मी हॉस्पिटल में हुआ था। किस तारीख को हुआ, कितने बजे हुआ, किस सन में हुआ, सब पता था। इसके बावजूद उस पर फैसला नहीं हुआ। आखिरकार उनकी जो असली उम्र, उनका जो दावा था उसके मुताबिक वो 1 साल तक और सेनाध्यक्ष रह सकते थे, नहीं, लेकिन नहीं रहने दिया गया। इसी तरह से मैंने एक वीडियो में जो जस्टिस गोगोई के बारे में अयोध्या पर बनाया था, उसमें चीफ जस्टिस जो है, जो उस समय के दीपक मिश्रा, उनके साथ क्या हुआ था बताया था। जिक्र किया था जस्टिस रंजन गोगोई को किस तरह से आरोप में घेरने की कोशिश हुई, एक महिला द्वारा जो आरोप लगाया गया था, उसके बारे में जरा आज विस्तार से बात करते हैं। ये महिला अगस्त से अक्टूबर 2018 के बीच में जस्टिस रंजन गोगोई के आवास पर, जो उनका कार्यालय था, वहाँ काम कर चुकी थी। उससे पहले वो उनके जो कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का जो कार्यालय है, उसकी लाइब्रेरी में काम कर चुकी थी। 19 अप्रैल को जब वो अपनी पत्नी के साथ, 19 अप्रैल 2019 की बात है, जब वो तिरुपति से अपनी पत्नी के साथ लौटे तो उनको बताया गया कि उस महिला ने उनके खिलाफ आरोप लगाया है। और आप देखिए किस तरह से इन लोगों का सिस्टम काम करता है। और उनको ये बात बताई गई उससे पहले उस महिला की शिकायत की प्रति सुप्रीम कोर्ट के सारे न्यायाधीशों को भेजी जा चुकी थी।
केवल उन्हीं को नहीं, उसके अलावा 3-4 मीडिया संस्थानों को, जिनमें 3 जो हैं वेब पोर्टल हैं, न्यूज़ पोर्टल हैं, द वायर, क्विंट, लीफलेट और पत्रिका जो है कैरवन, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये लोग किन से जुड़े हुए हैं, किस तरह की मुहिम चलाते हैं, किसके पक्ष में खड़े होते हैं, किसके विरोध में खड़े होते हैं। सरकार और ख़ास तौर से नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मामला हो तब भी, ना हो तब भी उसको बनाने की पुरजोर कोशिश करने वाले लोग हैं। इनके पास उसकी प्रति पहुंच गई। इनकी ओर से जस्टिस रंजन गोगोई को फ़ोन आया कि हमारे पास ये आया है, आप अपनी प्रतिक्रिया कुछ घंटे में दे दीजिए, नहीं तो हम इसे छाप देंगे। जस्टिस रंजन गोगोई को समझ में आ गया कि ये मामला जो है ये सीधा उनकी प्रतिष्ठा पर हमला का है। ये मामला उनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में काम करने से रोकने का है। और इन लोगों को पता था कि बड़े मुद्दे आने वाले हैं उनके चीफ जस्टिस रहते हुए। उसमें राफेल का मुद्दा था, अयोध्या का मुद्दा था और कई मुद्दे थे। तो वो काम न करने पाए, या काम करना चाहते हैं तो उनके मुताबिक काम करें, ये संदेश था इसके ज़रिए। तो जस्टिस गोगोई ने अपनी किताब में लिखा है कि मैंने तय किया कि ऑफेंस इज़ द बेस्ट डिफेंस, कि हम बचाव नहीं करेंगे, हम बचने की कोशिश नहीं करेंगे। इस आरोप का जवाब जो है पूरी ताकत से दिया जाएगा। और उस दिन शुक्रवार था। शुक्रवार की रात को ही, उसी दिन उन्होंने किसको किसको फ़ोन किया? सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, इन सबको बुलाया और बताया कि ऐसी ऐसी बात है। और सीधे सीधे कहा कि ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को काम करने से रोकने की कोशिश है। तो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ने कहा कि इस संभावना को एक्सप्लोर करना चाहिए कि क्या कोई किसी बेंच का गठन किया जा सकता है। उसी रात में 19 अप्रैल को ही जस्टिस गोगोई को बताया गया कि आर्टिकल 32 के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत एक रिट फाइल होने वाली है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को काम करने से रोकने के लिए, कि जब तक इन आरोपों की जांच नहीं हो जाती, वो जांच से जो आरोप मुक्त नहीं हो जाते, तब तक वो काम न करें, अदालत ना आए। तो जस्टिस गोगोई ने सुबह सुबह फ़ोन किया 3 लोगों को, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट को, और उनको पूरी स्थिति बताई। उनको कहा कि, उनको बताया कि ये जो पिटीशन आ रहा है ये रोकने के लिए है चीफ जस्टिस को काम करने से। तो सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि इस बात की संभावना एक्सप्लोर की जानी चाहिए कि क्या कोई बेंच इस पर गठित हो सकती है, कोई आदेश जारी हो सकता है। चीफ जस्टिस ने फिर रजिस्ट्री को इन्फॉर्म किया। अगले दिन शनिवार था, शनिवार को सुप्रीम कोर्ट नहीं बैठती है। उन्होंने कहा शनिवार को 10:30 बजे एक बेंच बैठेगी जिसकी अध्यक्षता चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई करेंगे। उसमें जस्टिस एन.वी. रमना होंगे और जस्टिस संजीव खन्ना होंगे। ये 3 लोगों की बेंच बन गई। और इसमें जो है बेंच में बैठे तो जरूर जस्टिस गोगोई, लेकिन उन्होंने कोई ऑर्डर पास नहीं किया, बल्कि उस बेंच ने ही कोई ऑर्डर नहीं पास किया। उसमें सिर्फ इतना कहा गया कि ये बड़ा गंभीर मुद्दा है, संवेदनशील मुद्दा है, तो ये हम प्रेस के विवेक पर छोड़ते हैं कि वो तय करे कि क्या करना है क्या नहीं। किसी की प्रतिष्ठा, खास तौर से सुप्रीम कोर्ट की प्रतिष्ठा पर आंच नहीं पहुंचनी चाहिए। ये उस आदेश में कहा गया। उस आदेश पर जस्टिस गोगोई ने उस बेंच पर जरूर बैठे थे, दस्तखत नहीं किए। उसके बाद जब इस बेंच ने अपील की कि संयम बरतना चाहिए मीडिया को, और इस बारे में कुछ भी छापने से पहले सोचना चाहिए कि किसी की प्रतिष्ठा पर, ख़ास तौर से सुप्रीम कोर्ट की प्रतिष्ठा पर आंच ना पहुंचे। उसके बाद जस्टिस गोगोई ने 21 अप्रैल को जस्टिस एस.ए. बोबडे को लिखा, जो सीनियर मोस्ट जज थे उनके बाद, उनको लिखा कि इस मामले में उचित कार्रवाई करें। तो उचित कार्रवाई क्या होता है इस मामले में? इस मामले में उचित कार्रवाई का मतलब होता है कि एक इंटरनल कमेटी, जांच कमेटी
बैठ सकती है, बैठे ये ज़रूरी नहीं है। तो जस्टिस बोबडे ने जस्टिस एन.वी. रमना और जस्टिस इंदिरा बनर्जी को लेकर एक जांच कमेटी बनाई और तय हुआ कि ये कमेटी जो है इस मामले की, जो सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था है अपनी बनाई हुई, जिसमें इंटरनल जांच की ये व्यवस्था है और ये मान्य व्यवस्था है। ऐसा नहीं है कि जस्टिस गोगोई के लिए ऐसा विशेष रूप से किया जा रहा था। ये कमेटी बनी 23 अप्रैल को गठित हुई। 24 अप्रैल को उस महिला ने जिसने आरोप लगाया था उसने चिट्ठी लिखी इस कमेटी को, जस्टिस बोबडे को, और कहा कि जस्टिस एन.वी. रमना के जस्टिस गोगोई से पारिवारिक संबंध हैं, इसलिए उनको बेंच पर उस कमेटी में नहीं होना चाहिए। जस्टिस रमना हट गए। उसके बाद जस्टिस इंदु मल्होत्रा को उस कमेटी में शामिल किया गया। 26 अप्रैल से इस कमेटी ने अपनी जांच शुरू की। 3 दिन जांच चली। उसके बाद उस महिला को लगने लगा कि उसका केस जो है वो टिक नहीं पाएगा, तो उसने कहा कि मुझे वकील की ज़रूरत है। तो इंटरनल कमेटी जो डिपार्टमेंटल कमेटी होती है जिस तरह से, उसमें वकील को बुलाने की इजाज़त नहीं होती, वो कानूनी रूप से वो संभव नहीं है। तो मना कर दिया गया कि वकील नहीं दिया जा सकता। तो उस महिला ने कहा कि फिर मैं जांच में आगे शामिल नहीं होंगी, लेकिन वो कमेटी जांच करती रही। जस्टिस गोगोई ने लिखा है कि एक दिन जो है जस्टिस बोबडे ने उनसे कहा कि क्या वो चाय पर आ सकते हैं उन लोगों के साथ चाय पीने के लिए। जस्टिस गोगोई ने कहा कि मैं समझ गया कि दरअसल वो पूछताछ करना चाहते थे और कर्टसी के नाते उन्होंने इस तरह से कहा, लेकिन ये बात जस्टिस गोगोई को बुरी लगी। उनको लगा कि सब कुछ बिल्कुल स्पष्ट है, उसमें उनसे पूछताछ नहीं होनी चाहिए थी। नहीं होता तो अच्छा होता, ख़ासतौर से जिस पद पर वो थे। लेकिन फिर भी जस्टिस गोगोई गए, वहाँ बातचीत की और अपना पक्ष रखा उन्होंने। उसके बाद जांच कमेटी ने सारे तथ्यों पर गौर करने के बाद जो भी फैक्ट्स सामने थे उनके आधार पर, जो शिकायत थी उसके आधार पर ये फैसला सुनाया। उस कमेटी ने 6 मई को अपनी रिपोर्ट दी। इस आरोप में कोई दम नहीं है, इसलिए इस मामले को ख़त्म किया जाता है। लेकिन उस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया, जो कि ऐसे मामलों में होता है। अब ये रिपोर्ट आने के बाद इस पर भी सवाल उठाए गए। कहा गया कि जो है आरोप जिस पर लगा था वही बेंच पर बैठ गया, उसी ने अपनी ही इंटरनल जांच करा ली और खुद को जो है आरोप मुक्त कर लिया। ये फिर से जस्टिस गोगोई को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश थी। जो कुछ हुआ था, पहली बात तो ये कि जिस बेंच पर वो बैठे थे उस बेंच ने कोई आदेश पारित नहीं किया था, एक बात। दूसरी बात, उस वहाँ जो कहा गया था, सिर्फ मीडिया से संयम बरतने की जो बात, उस पर भी जस्टिस गोगोई ने दस्तखत नहीं किए थे। तीसरी बात, सुप्रीम कोर्ट में यही व्यवस्था है किसी जज के खिलाफ आरोप लगने पर, अगर उस जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो उसके बाद इम्पीचमेंट का प्रोसेस शुरू होता है, वो संसद से होता है। लेकिन पहला कदम उसका यही है। उस समय दिल्ली हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस ए.पी. शाह ने इसकी बड़ी आलोचना की थी कि ये इंटरनल जो है इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन उन्हीं जस्टिस ए.पी. शाह ने जब जस्टिस एन.वी. रमना पर उनके चीफ जस्टिस बनने से पहले आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने आरोप लगाए, तो उसकी जांच के लिए भी सुप्रीम कोर्ट की इंटरनल कमेटी बैठी, तो उसको सही ठहराया। फिर उन्होंने माना कि मैंने गलती की थी, उस समय मुझे इसके विरोध में नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन देखिए कैसे अभी तक वो जो समूह है, वो जो ब्रिगेड है, वो भूली नहीं है इस बात को। राफेल पर जो फैसला आया, अयोध्या पर जो फैसला आया, उस ब्रिगेड ने आज तक स्वीकार नहीं किया है। जैसे ही पेगासस का मामला आया, तुरंत उसमें खबर ये चलाई गई कि दरअसल पेगासस का इस्तेमाल तो उसी समय हुआ था जब जस्टिस रंजन गोगोई पर आरोप लगे थे। तो उस महिला का फ़ोन टैप किया गया था और दूसरे लोगों से जुड़े लोगों का फ़ोन टैप किया गया था। इससे जांच प्रभावित की गई। इसी से जो है राफेल और अयोध्या के जो है फैसले को भी प्रभावित किया गया। ये सब
इस तरह की बातें लिखी गई। जस्टिस गोगोई आखिर में लिखते हैं, उनका कहना है कि ये जो तरीका है, इसके खिलाफ जो लोग सही तरीके से सोचते हैं, यानी जो साइलेंट मेजॉरिटी है, उसके बोलने का समय आ गया है। अगर आप किसी चीज़ को गलत समझ रहे हैं तो सामने आकर बोलिए कि ये गलत हो रहा है, नहीं तो होगा यही जो मैं पिछले काफ़ी समय से कह रहा हूँ। जिस तरह से किसान आंदोलन में हुआ कि साइलेंट मेजॉरिटी पर वायलेंट माइनॉरिटी की जीत हो गई, वो बार बार होगी। इसी तरह से ईमानदार लोगों को रोकने की, फंसाने की, उनके काम में बाधा पहुंचाने की, उनकी प्रतिष्ठा ख़त्म करने की, उनकी ईमानदारी पर सवाल, उनकी इंटीग्रिटी पर सवाल उठाने की, इस तरह की कोशिशें होती रहेंगी। अगर आर्मी चीफ, अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसका शिकार हो सकते हैं, तो आप कल्पना कीजिए कि दूसरे लोग, जनप्रतिनिधि हों या दूसरे अधिकारी हों, जुडिशरी में दूसरे पदाधिकारी हों, उनके खिलाफ किस तरह के हथकंडे अपनाए जाते रहे होंगे। और ये सब भूलिए मत, ये सब तब हो रहा है जब ये लोग सत्ता में नहीं हैं। सत्ता से मेरा मतलब केवल पार्टी से नहीं होता है कि जो पार्टी है वो उसकी सरकार हो। उसकी सरकार होने पर ये सब उनका ये जो तंत्र है, जो इनकी एक्सटेंडेड फैमिली है, वो सब भी सत्ता में होते हैं। तो वो सत्ता जाने का दर्द जो है अभी तक साल रहा है। तो सत्ता में होने पर क्या करते हैं ये तो सबने देखा। सत्ता से बाहर होने पर भी किस तरह से काम करते हैं, ये इसको भी देखने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है कि देश में हो क्या रहा है। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।